Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the 8th lecture of chapter 10 that is 18th century political formation. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 7 लेक्चर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले 7 लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर्स का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने द वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत को कवर करा था। आज का हमारा टॉपिक है सीजिंग इंडिपेंडेंस द सिक्स। तो हुआ ये था, हम लोगों ने ओल्ड मुगल प्रोविंसेस में 3 प्रोविंसेस के बारे में पढ़ा था, अवध, हैदराबाद और बंगाल। तो ये जो तीनों थे ये इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हुए या राजा के कंट्रोल से बाहर चले गए, लेकिन वो थे मुगलों के अंडर में ही। वो उनका कोई अपना इम्पायर नहीं था, जैसे मुगल इम्पायर हो गया या और भी जो इम्पायर्स थे, तो उसके जैसा उनका कोई इम्पायर नहीं बना। जैसे आगे में मराठाज आएंगे, ये सिख जो इम्पायर आएगा, तो ये इम्पायर प्रॉपर बना था, लेकिन अवध का कोई इम्पायर नहीं था, हैदराबाद का कोई इम्पायर नहीं था। यानी कि एक तरह से उनका कोई माई बाप नहीं था। ठीक है, वो उनके माई बाप अभी भी मुगल ही थे, भले वो मुगलों के कंट्रोल से बाहर चले गए। एक होता है ना, बेटा जो बहक जाता है तो कंट्रोल में नहीं रहता है अपने माँ बाप के, तो वो ऐसा सिचुएशन था उसका, जोक्स अपार्ट। लेकिन वे लोग थे मुगलों के अंडर में ही, भले पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थे। मुगल भी झूठ मूठ का एक तरह से रिलेशन उनसे इस्टेब्लिश करके रखे थे। लेकिन अब हम लोग जो देख रहे हैं ना, ये सीजिंग इंडिपेंडेंस में सिख्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद ये मराठाज के बारे में, जाट जो थे उनके बारे में। तो ये लोग अपना इंडिपेंडेंस को गेन किए, एक तरह से होता है ना जीत लेना, तो वैसे अपना एक अलग इंडिपेंडेंट किंगडम को इस्टेब्लिश करे थे प्रॉपरली। तो आज हम लोग सिख के बारे में देखेंगे। तो जो सिख का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के रूप में हुआ, एक राजनैतिक संस्था के रूप में हुआ था 17th सेंचुरी में। चैप्टर 8 में भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे के पूरे क्लास 7th के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं चैप्टर 8 को भी। तो ये एक रीजनल स्टेट बिल्डिंग के रूप में उभरा था पंजाब में, जो सिख कम्युनिटी था, पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो सेवरल बैटल, बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए जो कि गुरु गोविंद सिंह ने लड़े राजपूतों के विरुद्ध और मुगल रूलर्स के विरुद्ध, बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा इन 1699। 1699 में सिखों ने, ठीक है, सिख कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने एक खालसा ऑर्डर को इस्टेब्लिश किया था। खालसा ऑर्डर, खालसा पंथ एक ऐसा पंथ था जिसमें लोग अपने आप को डिवोट करते थे। ठीक है, सिखिज्म से रिलेटेड जो कोई भी एक्टिविटी हो रहा था तो उसमें अपना डिवोशन, अपना डेडिकेशन, अपना कंट्रीब्यूशन देते थे लोग इस पंथ के थ्रू। ठीक है, तो ये एक तरह से होता है ना कि खालसा का स्वीकार करना, इस पंथ में खुद को लीन कर लेना कि हाँ, जो जब जरूरत पड़ेगा उसका, तो उसके लिए हम हाजिर होंगे, जो भी काम हमसे लिया जाएगा हम करने के लिए तैयार होंगे, इस ऑर्डर का था। तो आफ्टर द डेथ इन 1708 द खालसा rose in revolt against the Mughal authority under Banda Bahadur's leadership, declared the sovereign rule by striking coins in the name of Guru Nanak and Guru Gobind Singh, and established their own administration between the Satluj and Yamuna. तो 1708 में जो है गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद जो खालसा था वो रिवोल्ट कर देता है, किसके अंडर में? बंदा बहादुर के लीडरशिप में। बंदा बहादुर एक लीडर बन करके उभरता है खालसा का, और ये रिवोल्ट कर देते हैं मुगलों के प्रति। ठीक है, मुगलों के प्रति जो है इनका एक तरह से क्रांति हो जाता है। ये मुगलों से अलग होने का प्रयास करते हैं, खुद को अपना एक अलग मतलब शासन इस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं। अब जब अपना शासन होगा, अपना सत्ता होगा, तो उसके लिए अपना सिक्का चलाना जरूरी होता है। तो ये राजा क्या करते थे, सिक्का चलाते थे। सिक्का पे अपना नाम या अपने साम्राज्य से रिलेटेड जो कुछ भी है उसको छपवा दिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया था, बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से जो है सिक्का चलवा दिया था। तो इससे क्या होता था, एक तरह से उनका सिक्का, उनका राज, उनका जगह, तो जो व्यापार वगैरह होगा उनके सिक्के से होगा। तो इस तरह से एक तरह से लगेगा ना कि हाँ, ये मेरा साम्राज्य है। तो इसका शुरुआत जो है बंदा बहादुर के टाइम से हो गया था। प्रॉपरली इन्होंने रिवोल्ट किया और प्रॉपर अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है संभाला। एडमिनिस्ट्रेशन इनका जो इम्पायर था वो सतलज और यमुना नदी के बीच में जो फर्टाइल प्लेन था, जो लैंड था, जो पंजाब वाला क्षेत्र है, वो सब जो एरिया था इनके अंडर में आता था। बाद में बंदा बहादुर जब रिवोल्ट किया था तो 1715 में उनको पकड़ लिया गया था और 1716 में जो है उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। यहाँ पे एक पिक्चर है महाराजा रंजीत सिंह का स्वॉर्ड का। ठीक है, आगे इनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे, और एक और पिक्चर आप देख सकते हैं उसको।
अंडर अ नंबर ऑफ एबल लीडर्स इन द 18th सेंचुरी। तो उसके बाद जो है बहुत सारे योग्य लीडर उभरे इसमें, ठीक है, खालसा पंथ से ही 18th सेंचुरी में। सिक्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ नंबर ऑफ बैंड्स कॉल्ड जथाज एंड लेटर ऑन मिस। तो सिख जो है अब ऑर्गेनाइज होने लगे। पहले सिख टुकड़े टुकड़े में थे, ठीक है, छोटा छोटा ग्रुप था उनका खालसा में। तो बाद में इनका एक नंबर ऑफ बैंड जो है, मतलब एक ग्रुप जो था वो तैयार हुआ, जिसको जत्था बोला गया। और बाद में उसी जत्था को मिस्ल बोला गया। मिस्ल यानी कि जो ग्रुप हुआ करता था। और बाद में ये सारे मिस्ल जो है वो एक तरह से ग्रुपिंग कर करके एक ग्रैंड आर्मी तैयार किए। यानी कि हर खालसा में मानो कुछ लोग थे। तो जब सारे खालसा मिले, ठीक है, मतलब खालसा बोल रहे हैं, खालसा में जो लोग थे वो लोग मिले तो मिस्ल बने। अब सारे मिस्ल मिल करके एक दल खालसा बना, यानी कि एक ग्रैंड आर्मी का फॉर्मेशन हो गया। एक मतलब आर्मी बना जिसमें टोटल उसके अंदर जितने मिस्ल थे लगभग 12 मिस्ल थे। तो 12 मिस्ल के सारे लोग आ गए। तो वो सब अब खालसा पंथ के ही लोग थे, ठीक है। वैसे लोग जो सिखिज्म के लिए डेडिकेटेड थे, सिखिज्म से रिलेटेड अपने एम्पायर को मतलब एक्सपेंड करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, युद्ध में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो दल खालसा का निर्माण हुआ। ये जो दल खालसा था इसका मीटिंग हुआ करता था अमृतसर में। कब कब? तो बैसाखी और दिवाली के टाइम में। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कब इनका मीटिंग होता था। तो बैसाखी पर्व जब होता है और दिवाली, तो उसके टाइम में। और वहाँ पे रिजोल्यूशन लिया जाता था, कुछ प्रण लिए जाते थे जिसको गुरुमत कहा जाता था। यानी कि गुरु जो होता था वो अपना मत दिया करता था, कुछ अपना एडवाइस दिया करता था, जिसको सभी लोग मानते थे। उसी पे वो लोग आगे फर्दर काम किया करते थे। ये लोगों ने एक सिस्टम चलाया रखा था जिसका नाम था राखी। इसमें होता था, राखी जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, इसमें होता था कि अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, जो कल्टीवेटर थे, जो किसान लोग थे, उनको चाहिए होता था संरक्षण, कि कोई उन पे अटैक नहीं कर दे, कोई उनके जो मतलब लैंड है उस पर कब्जा नहीं कर ले। जैसे मुगल ही हो सकता था कि उनसे आकर के छीन लेते, या कोई और बाहरी रूलर। तो इसके लिए जो है ये लोग प्रोटेक्शन मनी डिमांड करते थे। जैसे मूवी में देखते हो ये ना, हफ्ता वसूली, कि अगर तुमको मुंबई में रहना है या यहाँ रहना है इस इलाके में, तो तुमको हफ्ता देना पड़ेगा, बाकी तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। बहुत जगह ऐसा पुलिस पे भी आरोप लगता है कि बिजनेसमैन जो है वो पुलिस को अमाउंट देते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट की, ताकि उनको वहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं उनसे सुरक्षा मिल सके। तो ये इनका मतलब टाइप उसी का था, लेकिन इंटेंशन वो नहीं था, इंटेंशन कुछ और रहा होगा, ठीक है। ये हफ्ता वसूली नहीं करते थे, ये एक तरह से कल्टीवेटर्स को प्रोटेक्शन देते थे। तो प्रोटेक्शन देने के लिए आर्मी का जरूरत पड़ेगा, आर्मी को फीड करना पड़ेगा ना। आर्मी अगर आप रखे हैं तो आर्मी के जो हॉर्सेस हैं, आर्मी का और जो फैसिलिटीज़ है, उन सबको भी मेंटेन करना पड़ता था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, 20% टैक्स जो है उनसे डिमांड करा। आगे, गुरु गोविंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीव दैट देयर डेस्टिनी वाज टू रूल, राज करेगा खालसा। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, जो खालसा के लोग थे, जो भी लोग थे जो आर्मी में थे दल खालसा के, तो उनको उन्होंने एक बात बोला, क्या, राज करेगा खालसा। यानी कि आगे चल के ये जो खालसा है वो क्या करेगा, रूल करेगा। पूरा खालसा मिलकर के, जो खालसा कम्युनिटी के लोग थे वो लोग क्या करेंगे, आगे रूल करेंगे। Their well-knit organization enabled them to put up a successful resistance to the Mughal governor first and then to Ahmad Shah Abdali, who had seized the rich province of the Punjab and Sarkar of Sirhind from the Mughals। तो इनका जो खालसा में जो दल खालसा था, जिसके अंदर जो आर्मी था, तो उन्होंने मुगलों को भी एक रेसिस्टेंस दिया। यानी कि मुगल जब उन पे अटैक करने का प्रयास किए तो उनको रोका। रेसिस्टेंस देना यानी कि कोई आप पे आक्रमण कर रहा है तो आप उसको रेसिस्ट कर सके, आपके अंदर इतना क्षमता होना चाहिए। जैसे अभी आप रसिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, तो उसमें यूक्रेन अभी जिस स्टेज में है उसको रेसिस्टेंस बोला जाएगा। यूक्रेन अभी भी रोक रहा है, भले वो उससे रुकेगा नहीं, उसको पता है कि रसिया वर्ल्ड का 3rd मोस्ट पावरफुल आर्मी है, तो उसको रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अभी क्या कर रहा है, यूक्रेन उसको रेसिस्ट कर रहा है, रोक के रखा है, चाहे वो जब तक रोक के रखे। तो इन्होंने भी क्या किया था, मुगलों को रेसिस्टेंस दिया था, रोक के रखा था। और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुगल जो था वो पूरा इंडिया सेंट्रल लेवल का एम्पायर था, और इनका जो एम्पायर था वो एक छोटा सा राज्य था, ठीक है। तो रोक के भी रखना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। इसके अलावा इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को भी रोका, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली जो कि अटैक किया था पंजाब के प्रोविंस में, और वहाँ पे सरहिंद का जो सरकार था उनको मुगलों से छीन लिया था, तो उसको भी इन्होंने कुछ हद तक रोका था। The Khalsa declared their sovereign rule by striking their own coin again in 1765। तो पहले इन्होंने कॉइन चलाया, हालांकि उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा, सब लोग इनके कॉइन को यूज़ नहीं किए होंगे। इन्होंने फिर से जो है अपने आप को सोवरेन बताया कि हम एक इंडिपेंडेंट है, मेरा मुगलों से कोई वास्ता नहीं है, हम लोगों का अलग एम्पायर है, हम यहाँ के राजा हैं,
ठीक है, तो इस टाइप से इन्होंने फिर से कॉइन निकाला 1765 में, और इस बार भी जो कॉइन निकाला था ना, तो उस पर जो इंस्क्रिप्शन होता था, यानी कि जो खुदाई करके जो चीज़ें लिखी जाती थी, वो सब पिछले वाले ही थे, पुराने वाले ही इंस्क्रिप्शन से कॉपी किए गए थे। और ये जो था वो बंदा बहादुर के टाइम में हुआ था ये वाला काम। द सिख टेरिटरीज इन द लेट 18th century एक्सटेंडेड फ्रॉम द इंडस टू द जमुना, बट दे वेयर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट रूलर्स। तो जो सिखों का एम्पायर था, धीरे धीरे जब सिखों का जो टेरिटरीज था, एम्पायर कहना गलत होगा, जो टेरिटरीज था यानी कि उनके अंडर में जो जो हिस्सा था, तो वो इंडस से लेकर के, इंडस जो नदी है वहाँ से लेकर के और जमुना नदी, इन दोनों के बीच में जितना एरिया था वहाँ पे सिख का एम्पायर बटा हुआ था छोटे छोटे जगहों में। तो बाद में जो है क्या हुआ, अब सबके रूलर अलग अलग थे, जो छोटे छोटे जगह थे, छोटे छोटे टेरिटरीज थे, तो सबके अलग अलग रूलर थे। तो बाद में महाराजा रंजीत सिंह एक ऐसे रूलर उभर के आए जिन्होंने क्या किया, इन सारे टेरिटरीज को मिला करके एक ग्रैंड एम्पायर बनाया। सिखों का सबसे बड़ा एम्पायर जो है महाराजा रंजीत सिंह ने ही बनाया था। ठीक है, सिखिज्म जो है, सिखिज्म तो एक रिलीजन हो जाएगा। सिख जो एम्पायर था, द सिक्स, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा ग्रैंड एम्पायर यानी कि जो टेरिटरी, जो एरिया सबसे अपने विस्तार वाले टाइम पे था, वो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में था। ठीक है, उन्होंने अपने कैपिटल को लाहौर में इस्टेब्लिश किया था 1799 में, 1799 में। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।